हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपांशु और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मेंटोरा क्लासेस पर। जैसा कि कल हमने स्टार्ट करा था इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट का पहला चैप्टर विच इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था कल। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि बेसिक मीनिंग क्या होता है चार्ज का। हमने देखा था कि बेसिकली जैसे मास की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मास की प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, ऐसे ही मास की प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसकी वजह से किसी भी मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज, किसकी? मास की। एक्चुअली चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर वो किसी भी मास पर हुई और हमने उस मास को उठाकर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर क्या होगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। क्या होगा? उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अगर हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में उठा कर रखा है तो उस फोर्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या नाम देते हैं उसको? हम इलेक्ट्रिक फोर्स नाम देते हैं। तो आई होप ये चीज तो आपको क्लियर कल हो चुकी होगी। उसके बाद हमने देखा था कि हम किसी भी बॉडी पर चार्ज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने एक बॉडी के बजाय एक एटम पे देखा था। हमने क्या लिया था? एक न्यूट्रल एटम लिया था। हमने देखा था अगर किसी बॉडी को हमें चार्ज करना है तो हम किसका ट्रांसफर करते हैं? इलेक्ट्रॉन का करते हैं, प्रोटॉन का नहीं करते। जिसके मैंने आपको दो रीजन बताए थे। एक तो प्रोटॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होता है, तो वहां से निकाल के लाना देन ट्रांसफर करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और दूसरी चीज ये होती है कि प्रोटॉन बहुत ज्यादा हैवी होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर कराऊं तो प्रोटॉन को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह हमारे लिए मुश्किल होता है, इसलिए हम किसको ट्रांसफर करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। अब हमें अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना है तो डेफिनेट सी बात है, वहां पर क्या करना पड़ेगा? हमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि क्या करना पड़ेगा? डेफिशिएंसी या फिर एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिनेटली एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। तो एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी पर कैसा चार्ज रिप्रेजेंट करती है? नेगेटिव चार्ज। और अगर हमें किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके इलेक्ट्रॉन वहां से निकालने होंगे। तो वो बॉडी कैसे चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला पॉइंट तो हमने यही देखा था कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। उसके बाद जो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी, हमने देखा कि जो दो सिमिलर चार्ज होते हैं, मान लीजिए पॉजिटिव और पॉजिटिव, मान लो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। आपस में क्या करते हैं? ये रिपल्शन करते हैं। और अगर डिसिमिलर चार्जेस हैं, मान लो एक पॉजिटिव है और एक क्या है हमारा? नेगेटिव, तो ये आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्शन शो करेंगे। क्या शो करेंगे? यहाँ पर ये अट्रैक्शन शो करेंगे। ये थी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे चार्ज की, वो हमने पढ़ी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ा था हमने? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज इसी प्रॉपर्टी के ऊपर हमारी ये वीडियो रहने वाली है। मतलब मैक्सिमम हम इस वीडियो में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एडिटिव प्रॉपर्टी चार्ज की। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था कि चार्ज होता है हमारा भैया स्केलर। तो अगर किसी बॉडी पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ज प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का, मैंने बोला था एक पार्टिकल पे लेट से 5 कूलम है, एक पार्टिकल पे लेट से -3 कूलम है, तो हम क्या कर देंगे? इसका नॉर्मल अलजेब्रिक सम कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा? नेट चार्ज मिल जाएगा किसी भी बॉडी पर। ठीक है। उसके बाद ना मैंने एक चीज बताई थी कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। मैं बताना कुछ और चाह रहा था बट गलती से मैं कुछ और बता गया, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी के बारे में मैंने समझा दिया था वहां पर। एक्चुअली चार्ज कंजर्वेशन का मतलब वैसे ही होता है जैसे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में। उसमें हमें क्या बताते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ऐसे ही हमारा चार्ज होता है। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते, एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? मान लो ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, तो हम भी सिर्फ चार्ज को क्या कर सकते हैं? ए बॉडी से बी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम एक बार इसको दोबारा आज देख लेंगे। ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। किससे स्टार्ट करेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या हेडिंग डालेंगे आज हम? क्वांटाइजेशन। स्पेलिंग राइटिंग सुधारनी पड़ेगी थोड़ी। तो हेडिंग डालेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्या डालेंगे हेडिंग? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है भैया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? हमारी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। क्या है? हमारी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। अब भैया मतलब तो बताओ, ये तो पता है हमें प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, कल से पढ़ते आ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। एक्चुअली देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो आपके पास एक न्यूट्रल एटम है, यहां पर देखो, मान लो अगर मैंने आपको बोला कि मान लो आपके पास क्या है? एक न्यूट्रल एटम है, ये बेचारा न्यूट्रल एटम है। अगर आपसे मैं बोलूं कि भाई इसको मेरे को चार्ज करना है, क्या करना है? इसको मेरे को चार्ज करना है, और चार्ज भी कैसे करना है? पॉजिटिव चार्ज करना है। कैसे चार्ज करना है मेरे को? इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है, न्यूट्रल एटम को पॉजिटिव चार्ज करना है। तो आप क्या करोगे? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। तो मैंने आपको बोला कि इसमें से आधा इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाओ। क्या बोला मैंने? इस बॉडी में से आप हाफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करके दिखाओ, हाफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करके दिखाओ। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आप हाफ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाओगे किसी बॉडी में से? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। हाँ, आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलेगा। यानी कि आपका आधा इलेक्ट्रॉन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो आप निकालोगे कैसे? सिंपल सी बात है ना। अब आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इनके और ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते। हमने तो छोटी क्लास में एटम ही पढ़ा था, फिर हमें बताया कि एटम भी ब्रेक होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, है ना। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ना हम और ज्यादा ब्रेक कर नहीं सकते, और जिस चीज को हम और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते उस चीज को हम नाम देते हैं फंडामेंटल। क्या बोलते हैं उस चीज को? हम फंडामेंटल बोलते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? एक फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है? हमारा फंडामेंटल पार्टिकल है, इसलिए हम उसको और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए वो आधा इलेक्ट्रॉन हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए हम निकाल ही नहीं सकते आधा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर लिखना रिमूवल ऑफ हाफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। रिमूवल ऑफ हाफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। और पॉसिबल क्यों नहीं होता? अगर आपके पेपर में रीजन आया तो आप लिख देंगे पॉसिबल क्यों नहीं होता। एज इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, as electron is a fundamental। आई होप आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। ये आप साथ साथ लिखते रहिए सारी चीजें। एज इलेक्ट्रॉन टेढ़ा हो गया, हाँ थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी देख लो, अभी करता हूँ सीधा भी बारी में। एज इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, समझ आना चाहिए यार टेढ़ा सीधा क्या होता है। एज इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। आई होप ये चीज समझ आ चुकी होगी आपको कि हम आधा इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी में से हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के और ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते। अच्छा सर, आपने इलेक्ट्रॉन का तो बता दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बता दो। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के और ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टुकड़े हो सकते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल बोलेंगे? देन नहीं बोलेंगे। तो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता, वो और ज्यादा टुकड़ों में टूट सकता है, और उन टुकड़ों का भी साइंटिस्ट ने नाम दे रखा है जिन्हें हम बोलते हैं क्वार्क्स। क्या बोलते हैं उनको? हम क्वार्क्स बोलते हैं। तो आप पहले ये नोट करिए, देन हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लो जो नहीं लिख पाया अभी तक। चलिए अब पढ़ते हैं हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। हमने इलेक्ट्रॉन का तो देख लिया कि हाफ इलेक्ट्रॉन हम रिमूव नहीं कर सकते। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यहां पे लिखना, उसी के आगे कंटिन्यू करना, बट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन is not a fundamental particle, is not a fundamental particle। ठीक है, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे फंडामेंटल पार्टिकल नहीं हैं तो इनको हम डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, मतलब पार्टिकल्स में ब्रेक कर सकते हैं। और ये ब्रेक होते हैं हमारे क्वार्क्स में। किस में ब्रेक हो जाते हैं? हमारे क्वार्क्स में ब्रेक हो जाते हैं डिफरेंट। तो हम देखते हैं डिफरेंट टाइप के क्वार्क्स कैसे दिखते हैं। हमें दिखते तो क्या है, देख तो सकते ही नहीं उन्हें,
नाम जरूर पढ़ सकते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट क्वार्क्स का नाम आता है हमारा, वो आता है, हम बोलते हैं इसको लेट से टॉप बॉटम। देख लो आप कैसे नाम रखे हैं। टॉप और बॉटम किसके नाम है? ये क्वार्क्स के नाम है, डिफरेंट डिफरेंट। इसको हम और भी बोल सकते हैं अप एंड डाउन। इस तरीके से क्वार्क्स के नाम साइंटिस्ट ने रख रखे, अपनी तरफ से नहीं बना रहा है यहाँ पर। और एक हम पढ़ते हैं यहाँ पर ब्यूटी एंड चार्म, BEAU आएगा, BEAU, पता नहीं यार स्पेलिंग देख लेना, ब्यूटी, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरा? चार्म आ जाएगा। ये सारे किसके नाम है? क्वार्क्स के नाम है। ये सारे के सारे क्या है? मेरे क्वार्क्स हैं। एक मिनट, टेढ़ा हो गया थोड़ा यार कोई बात नहीं, फिर मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब पे ध्यान मत दो। दिख तो रहा है ना क्या लिखा है? ये हमारे क्वार्क्स। तो ये कुछ नहीं है, डिफरेंट पार्टिकल हैं जो किसको टूट के बने? हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़कर बनाए गए हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, सॉरी इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे फंडामेंटल पार्टिकल नहीं हो सकते, वो इन पार्टिकल्स में ब्रेक किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं आधा प्रोटॉन ट्रांसफर करूं, मान लेता हूं, करते नहीं है बट मान लेता हूं, तो आधा प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके दिखाओ, तो आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। यही बेसिक प्रिंसिपल है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। आप ये लोग नोट करिए, देन मैं एक बार क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की आपको और ज्यादा फील दिलाता हूं उसके फॉर्मूले से। डन, बाकी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो अभी तक नोट नहीं कर पाया है, जो नोट नहीं कर रहा है, मैं रिकमेंड करता हूं कि आप क्या करो ना, क्लास के साथ साथ नोट्स बनाओ। जैसे मैं बोलता हूं, मैं कुछ समझाता हूं, तो आप साथ साथ लिखते रहिए, और कान में तो आपको सुनाई दे रहा होगा। आई होप हेडफोन आपने लगा रखे होंगे फॉर बेटर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी। ठीक है, ये तो दिख ही रहा है ठीक ठाक। अपनी कॉपी में भी सुंदर सुंदर नोट्स बनाना। मैं लिख रहा हूँ टेढ़ा, कभी कॉपी में मत लिख देना टेढ़ा, कॉपी में सीधा ही लिखना। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक बार इसका फॉर्मूले से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फॉर्मूले से। तो यहां पर देखना, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला ना मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया था, तो मैक्सिमम बच्चे तो यहाँ पर लिख ही रहे होंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है, हम लिख सकते हैं चार्ज का फॉर्मूला N इंटू ई। अब देखिए N इंटू ई का सिग्निफिकेंस कैसे आया, फॉर्मूला हमारा बना कैसे। मैंने आपको बताया था किसी बॉडी को चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन से करेंगे, तो बेसिकली जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतना ही उसका क्या आ जाएगा, बॉडी पे चार्ज आ जाएगा। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इस ई की वैल्यू कितनी होती है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है। और n क्या है हमारा, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। n होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिख रहा है ना आपको ये? ठीक है, n होता है मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कितना भी हो सकता है। अब मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा ही नहीं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम 0 हो गया। मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 हो गए। अब मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने 2 ट्रांसफर करे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे? 2 लिखेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, मान लीजिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो किसी बॉडी पे टोटल चार्ज हम ऐसे निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, और n की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी? 1, 2 के फॉर्म में रहेगी, कभी फ्रैक्शन में नहीं रहेगी। तो एक बार क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन देखना, दैट चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी is always, charge on a body is always an integral, always an integral multiple, always an integral multiple of electronic charge, of electron charge लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि ये स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा? एक इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा। किसके? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है हमारा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है। और इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये है कि वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, कोई परफेक्ट नंबर के फॉर्म में होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। यानी कि हम मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना ट्रांसफर कर सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना हो सकता है किसी बॉडी पर, तो आप सब इजीली बता सकते हैं मिनिमम पॉसिबल में हम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं? मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन।
तो यहां पर हम लिखेंगे मिनिमम पॉसिबल चार्ज, मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना हो सकता है किसी भी बॉडी पर, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1। मैंने लिख दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1 लिख दिया, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये मेरी वैल्यू आ गई मिनिमम पॉसिबल चार्ज की, जो कि किसी भी बॉडी पर एग्जिस्ट कर सकता है। अगर मैं पूछूं कि सेकंड मोस्ट पॉसिबल या सेकंड, हाँ सेकंड मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना हो सकता है, मोस्ट नहीं सेकंड मिनिमम पॉसिबल, सेकंड मिनिमम पॉसिबल चार्ज, मिनिमम को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, सेकंड मिनिमम पॉसिबल चार्ज किसी बॉडी पर कितना रह सकता है। अब भाई 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा था, अगर सेकंड पॉसिबिलिटी देखेंगे तो कितने कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मेरी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये क्या हो सकता है, किसी भी बॉडी पर नेक्स्ट पॉसिबल चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है। तो आप ये सारी चीजें नोट करिए, ठीक है। देन हम आगे पढ़ते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बहुत अच्छा, देखते हैं आप उसका जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। आप पहले इसको नोट करिए जल्दी से। कर लिया होगा सबने नोट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी स्क्रीनशॉट लगे कर लेना बाकी। अब मैं आपसे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत अच्छा सा नहीं है बट सिंपल सा क्वेश्चन है, बट बच्चे गलती करते हैं इस चीज में भी, तो आप थोड़ा ध्यान से करना वो क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मैं क्या करूंगा, आपके सामने 2 बॉडी बनाऊंगा। क्या करूंगा, आपके सामने 2 बॉडी बनाऊंगा। मान लीजिए यहां पर मैंने एक बॉडी बनाई, लेट से ये है मेरी बॉडी ए। कौन सी बॉडी है मेरी ये, सॉलिड बॉडी नहीं, बॉडी ए है, ठीक है। बॉडी ए पे मैंने चार्ज दे दिया -5 टाइम्स ऑफ ई, ऐसे देते हैं इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में चार्ज देते हैं। और मान लीजिए यहां पर मैंने दूसरी बॉडी बनाई आपकी +5e, कितनी बना दी मैंने +5e बना दी। लेट से ये है मेरी बॉडी बी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ किस बॉडी पर चार्ज ज्यादा है, विच चार्ज इज ग्रेटर, विच चार्ज इज ग्रेटर, कौन सा चार्ज जो है हमारा बड़ा है इन दोनों में से। तो एक बार सोच के जवाब देना कि भाई +5e बड़ा होगा या -5e बड़ा होगा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप अपने हिसाब से बताओ जो भी है। अभी कोई किसी को जज नहीं करेगा, आप सिंपल सा अभी सीख रहे हैं ना आप, तो आप बताओ कौन सी बॉडी पे चार्ज हमारा ज्यादा होगा। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर चार्ज की, अब तक तो सोच लिया होगा भाई ऐसा कोई वो रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बॉडी ए और बी के चार्ज की, तो एक बात बताओ, इनके दोनों का साइन ही तो डिफरेंट है, एक का +5e है, एक का -5e है। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है ना, इसका मतलब दोनों पे चार्ज जो है वो बराबर है। चार्ज क्या है, दोनों पे बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट बोथ बॉडी, यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन इसका, जो इसका सोल्यूशन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है दैट बोथ बॉडी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बोथ बॉडी have equal magnitude of charge, both body have equal magnitude of charge, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि चार्ज ऑफ ए किसके बराबर है, हमारा चार्ज ऑफ बी के बराबर है। तो आप कहोगे सर डिफरेंट क्या है, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, पर एक को +5 भी लिख रहे हैं, एक को लिख रहे हैं -5 भी, तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है इनका नेचर। डिफरेंट क्या है इनका नेचर, नेचर कैसे डिफरेंट है। अब मान लीजिए मैं किसी भी एक बॉडी को पकड़ लेता हूँ, लेट से मैंने +5e को पकड़ लिया, ठीक है। इसको आप लड़का मान लो, इसको आप लड़की मान लो। अगर मैं एक लड़के के पास एक लड़की को लेकर आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी लड़की को नहीं, लड़के को लेकर आता हूँ। अगर एक लड़के के पास में एक और लड़के को लेकर आता हूँ, मान लीजिए +5e के पास में एक और +5e लेकर आता हूँ, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा या इसको रिपेल करेगा, सिंपल सी बात है, रिपेल करेगा। बट अगर मैं बॉडी ए के पास उसी लड़के को लेकर आऊं जिस लड़के को मैं इसके पास लेकर आया था, तो -5e के पास अगर +5e आएगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ये सेम चीज को रिपेल कर रहा था, ये सेम चीज को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इनका क्या डिफरेंट है, नेचर डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है इन दोनों चार्जेस का, नेचर डिफरेंट है। तो यहां पर लिखेंगे इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट बोथ हैव अपोजिट नेचर, बट बोथ हैव अपोजिट नेचर।
बोथ हैव अपोजिट नेचर। ठीक है, मजा आया इस क्वेश्चन में। बहुत ही ज्यादा बेसिक सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा डाउट ना रह सकता है मन में। तो जो भी आपके डाउट रहा करेंगे वो पहले मैं ही क्लियर कर दिया करूंगा, आपको पूछने की ऐसी जरूरत नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। आप इस चीज को नोट करिए, देन हम और क्वेश्चंस करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। डन, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए करते हैं आप क्वेश्चंस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। अब आने वाला है मजा आपको, क्योंकि अब ना थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट आने वाला है। तो अब फिजिक्स आपको फिजिक्स की तरह थोड़ी लगनी स्टार्ट हो गई। अभी तक तो थ्योरी थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा था हमने, अब थोड़ा न्यूमेरिकल वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सब लिखेंगे, फाइंड द चार्ज ऑन बॉडी, फाइंड द चार्ज ऑन अ बॉडी। आपको क्या करना है, चार्ज फाइंड करना है बॉडी पे। इफ 100 इलेक्ट्रॉन, इफ 100 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, इफ 100 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अगर मैं 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं किसी बॉडी में से तो उस पर कितना चार्ज आएगा। और हमें बता रखा है कि इनिशियली बॉडी वाज न्यूट्रल, इनिशियली बॉडी वाज न्यूट्रल। इनिशियली जो बॉडी थी हमारी वो क्या थी, न्यूट्रल थी। तो अगर मैं 100 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लूं तो कितना चार्ज आएगा मेरी बॉडी पर। जल्दी से फाइंड करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। Q बराबर NE वाले फॉर्मूले से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से सॉल्व करिए, फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर आंसर मैच करा लेंगे। हो गया होगा सबका अभी तक तो यार, इजी कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल कैलकुलेशन तो है नहीं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका सोल्यूशन करूँ, आप जल्दी से निकालते रहिए, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज निकालना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह दे रखे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, Q बराबर N इंटू E वाला फॉर्मूला। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कितने दे रखे हैं, यहाँ पर 100 दे रखे हैं, तो N की वैल्यू कितनी हो गई मेरे, 100 हो गई। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, याद हुआ नहीं हुआ भाई अभी तक, कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन हो गई ना, सीधा 100 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, हम इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 17 कूलम। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर मैं 16 में मल्टीप्लाई कर दूं 100 का तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 160 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये तो मतलब बच्चों वाली चीज कर दी ना मैंने एकदम ही, शायद इससे तो ऊपर होगा तुम लोगों का लेवल, है ना। तो ये क्वेश्चन इजी था, आप ये वाला क्वेश्चन नोट करो। हम करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ मेरे को, ये चार्ज पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो चार्ज कैसा आ जाएगा बॉडी पर, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो जो Q की वैल्यू है ये कैसी आएगी हमारी, पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम जैसे हमने क्या करा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर हमने चार्ज निकाला, अब हम चार्ज देकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं क्लास 12 में। ये एकदम बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, या फिर चार्ज को निकालने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करना, क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले पे नंबर डालना भूल गया मैं। यह लिखना, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू क्रिएट, find number of electron to create 1 coulomb charge, 1 coulomb charge on a body, on a body। अगर किसी बॉडी पर मेरे को 1 coulomb चार्ज क्रिएट करना है तो उस पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों को ट्रांसफर करने होंगे। तो आप जल्दी से फाइंड करिए इस चीज को। करिए करिए सब करिए, सिर्फ वीडियो देखने के लिए नहीं है, खुद सॉल्व करना है, जल्दी करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी तो एकदम बेसिक से चलेंगे हम, तो धीमे धीमे करके हम एडवांस की तरफ बढ़ते जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैट जो है ना,
ये बहुत बड़ा सेक्शन होता है क्लास 12 का। पहले 2 चैप्टर हमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने होते हैं ताकि बाकी के चैप्टर हमें समझ आ जाए। तो इसमें हम धीमे धीमे करके चलेंगे, धीमे धीमे करके जैसे हम यूज टू हो जाएंगे हमारे कंटेंट के साथ, तो हम क्या करेंगे, धीमे धीमे अपने कंटेंट को और ज़्यादा एनरिच करते रहेंगे और वीडियोस का जो ड्यूरेशन है उसको धीमे धीमे करके बढ़ाते रहेंगे ताकि आपको पहले इसकी आदत लग जाए, फिर हम थोड़ा ज़्यादा बैठ सके और ज़्यादा अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा अब तक तो आपका। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसका सोल्यूशन करूँ, सोल्यूशन करने वाला वैसे क्वेश्चन है नहीं है। देखो, आपको चार्ज की वैल्यू दे रखी है, यानी कि आपको क्या दे रखा है, क्यू की वैल्यू गिवन है। क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 1 कूलम गिवन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको चार्ज की वैल्यू दे रखी है तो आप इसको किसके बराबर रख सकते हैं, n इंटू ई के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 कूलम हमारा चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करने हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये कूलम से यहाँ पर कूलम कट जाएगा। अगर मेरे को यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम लिख सकता हूँ। अब देखिए इजीली कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। बच्चे डर जाते हैं ऐसी कैलकुलेशन जैसे आती है ना कि भाई कैसे करे, दिमाग घूम गया। तो यहाँ पर देखना क्या करो, आप क्या करो, देखो नीचे आप लिख लो 16, ऊपर आप क्या करो, देखो ये पॉइंट हटाया मैंने तो ऊपर एक 10 आ गया। अगर मैं 19 को ऊपर लेके जाता हूँ तो मैं 10 की पावर ऊपर 19 लिखूंगा और उसमें से भी मैं एक 10 बाहर निकाल के लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक 10 बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, 10 की पावर 18 बचा, ये बचेगा। मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि 16 को मैं यहाँ पर आसानी से डिवाइड कर सकूँ। जैसे आप 16 को इससे काटोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 6.25, कितनी आ जाएगी, 6.25। और ये तो आपका दे ही रखा है नॉर्मल, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी को देने पड़ेंगे या फिर किसी बॉडी से निकालने पड़ेंगे अगर किसी बॉडी पर हमें 1 कूलम चार्ज क्रिएट करना है। तो आप देखो ना कितने ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके पीछे मैं जीरो लगाना स्टार्ट कर दूं ना तो ये देखो 62500000000000000 खत्म ही नहीं होंगे जीरो। कितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सोच भी नहीं सकते। मतलब भाई साहब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ 1 कूलम चार्ज में। तो जो 1 कूलम का चार्ज होता है ना वो बहुत बड़ा चार्ज होता है। 1 कूलम का चार्ज क्या होता है, हमारा बहुत बड़ा चार्ज होता है। तो यहाँ पर देखिएगा हम 1 कूलम चार्ज के बारे में थोड़ी टिप्पणी करते हैं, यानी कि डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये चीज तो आपको क्लियर होगी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये हो गया, सबने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो फिर नोट करते रहना, क्वेश्चन को आप आराम से कर ही लिया होगा सॉल्व तो सबने। अब हम 1 कूलम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं कि जो 1 कूलम ऑफ चार्ज है ये वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। यहाँ पे लिखना 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज is very huge amount of charge, is very huge amount of charge। क्या होता है, वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। अगर मैं 1 कूलम के चार्ज को एक 1 मीटर के स्फेयर पे रख दूं, मान लीजिए मेरे हाथ में 1 मीटर का एक स्फेयर है, क्या है मेरे हाथ में 1 मीटर का एक स्फेयर है। अगर इस पे मैंने 1 कूलम का चार्ज रखा तो वहां से क्या हो जाएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज होगा। क्या होगा, बहुत सारा चार्ज मेरा लीक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, हवा में लीक कर जाएगा। आपने मिस्टर बीन देखा है, मिस्टर बीन अगर देखा हो किसी ने, कार्टून वगैरह टाइप में शुरू में आता था या फिर मूवी वगैरह भी बन रखी है मिस्टर बीन पे, वो देखी होगी सबने। क्या करता है वो, एक म्यूजियम वगैरह में जाता है, वहां पर एक स्फेयर रखा होता है तो वहां पर एक लड़की को देखता है वो, तो लड़की जैसे उस स्फेयर को टच करती है ना तो उसके सारे के सारे बाल क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। सारे के सारे बाल क्या हो जाते हैं, उसके खड़े हो जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो चार्ज होता है ना वो स्फेयर से निकलकर उस लड़की की बॉडी में फ्लो करता है। बहुत ज्यादा मतलब वैसे करंट नहीं लगाता क्योंकि बॉडी कंडक्टर है तो कंडक्ट करता है। और कहां पर जाता है, चार्ज को मैं आगे बताऊंगा चार्ज की प्रॉपर्टी में कि चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है। तो सबसे शार्प पॉइंट क्या है हमारा, हेयर से है। तो सारा का सारा चार्ज ना यहाँ पर एक्यूमुलेट होता है। तो उसके बाल कैसे दिखते हैं, उसको खड़े हुए दिखते हैं। तो एक्चुअली वहां पर स्फेयर पे क्या चल रहा होता है, कोरोना डिस्चार्ज हो रहा होता है, लीकेज ऑफ चार्ज हो रहा होता है। उसको एक सोर्स ऑफ चार्ज से कनेक्ट कर रखा था हमने स्फेयर को, तो इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं होगा बेसिकली जिससे करंट लग सके, बट हाँ इतना चार्ज था जिससे वहां पर क्या हो रहा था, लीकेज ऑफ चार्ज हो रहा था। तो यहां पर अगर हम लिखेंगे इफ वी प्लेस 1 कूलम ऑफ चार्ज, if we place 1 coulomb of charge on a sphere of 1 meter, on a sphere of 1 meter,
then there is huge amount of leakage of charge. Then, then there is huge amount of लीकेज ऑफ चार्ज. क्या होगा? ह्यूज अमाउंट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज होगा. और इसी फेनोमेना को, कौन से वाले फेनोमेना को? लीकेज ऑफ चार्ज के फेनोमेना को हमने नाम दिया है कोरोना डिस्चार्ज. हमने नहीं, साइंटिस्ट ने नाम दिया है. ज्यादा मत उड़ो सर, ठीक है. ये किसने दिया है? साइंटिस्ट ने नाम दिया है कोरोना डिस्चार्ज. तो ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज होता है किसी भी स्फीयर पे से, मान लो यहाँ पर कोई स्फीयर रखा था, इस पे हमने क्या दे दिया? चार्ज दे दिया. कंडक्टर है तो कहाँ पर रहेगा? सरफेस पे रहेगा चार्ज. ये सारी चीजें हम धीमे धीमे चैप्टर में सीखने वाले हैं. मान लीजिए यहाँ पर हमने 1 कूलम चार्ज दे दिया, तो यहाँ से ये चार्ज क्या कर जाएगा? लीक कर जाएगा. क्या कर जाएगा? यहाँ से ये चार्ज लीक कर जाएगा डायरेक्टली एयर में, क्योंकि एयर भी क्या होती है? कंडक्टर है. मतलब होती है, इतनी अच्छी कंडक्टर नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी की, बट हाँ, एयर भी क्या होती है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है. तो अगर मैंने 1 कूलम चार्ज को 1 मीटर के स्फीयर पे रखा तो वहां पर क्या हो जाएगा? कोरोना डिस्चार्ज हो जाएगा. आप ये चीजें नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं क्वेश्चन. अभी तक हमने क्या देखा? हमने निकाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हमने निकाला नंबर ऑफ चार्ज निकाला हमने. अब हम देखेंगे कि कौन सा चार्ज बॉडी पर पॉसिबल है और कौन सा चार्ज बॉडी पर पॉसिबल नहीं है. ऐसे क्वेश्चन हमें जनरली देखने को मिल जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. ठीक है, तो एक बार वो क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन लिखना, विच ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following charge is not possible, which of the following charge is not possible on a body. मैं बहुत सारे यहाँ पर चार्ज लिखने वाला हूं, आपको बताना है कि वो चार्ज यहाँ पर पॉसिबल होगा या फिर नहीं होगा. जैसे पहले चार्ज जिसकी मैं बात करूं वो आप लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -20 कूलम लिख सकते हैं. अगर मैं नेक्स्ट चार्ज आपको दूं चेक करने के लिए, तो नेक्स्ट चार्ज आप लिख सकते हैं यहाँ पर 3.6 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर -8 कूलम. और अगर मैं एक और चार्ज दूं आपको, मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लगातार चेक करते रहिए. एक मैं दे रहा हूं आपको 0.1 कूलम चार्ज. कितना दे रहा हूं मैं आपको? 0.1 कूलम चार्ज दे रहा हूं. अच्छा, एक और ले लीजिए. अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे हैं तो एक ही बारी में करिए सारे क्वेश्चन सॉल्व. डी ले लीजिए आप 6.4 इंटू 10 की पावर -20 कूलम. तो आप जल्दी से निकाल के बताइए कि कौन सा चार्ज इसमें से पॉसिबल है और कौन सा चार्ज इसमें से पॉसिबल नहीं है. आई होप आसानी से कर लेंगे. देखिए, यही फॉर्मूला लगने वाला है इसमें. अगर हमें चेक करना होता है कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, तो उसमें फॉर्मूला लगेगा Q बराबर NE. और कैसे पता लगेगा कि कोई पॉसिबल है या नहीं? अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा. अगर n की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ रही है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन आ रही है, तो वो चार्ज हमारा पॉसिबल हो जाएगा. तो जल्दी से चेक करिए चारों में ये चार्ज पॉसिबल है या फिर नहीं है. मैं करता रहता हूं यहाँ पर साथ में. सॉरी फॉर द कफ, अभी थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही है, कोई बात नहीं. यहाँ पर मैं पहला वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में करिए, मैं यहाँ पर करता हूँ. हम यहाँ पर चार्ज की वैल्यू रखेंगे पहले 1.6 इंटू 10 की पावर -20 कूलम. अच्छा देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनको हम देखकर मना कर सकते हैं, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है. मैंने क्या बोला? मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो होगा वो क्या हो सकता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम के ऑर्डर में होना चाहिए. बट यहाँ तो हमें सीधे ही दिख रहा है ना, -20 कूलम के ऑर्डर में आ रहा है आंसर हमारा. कितने में आ रहा है? -20. मतलब मैक्सिमम कितना गिर सकते हैं हम? -19 कूलम के पावर में गिर सकते हैं. मतलब 10 की पावर -19 हो सकती है मैक्सिमम. अगर उससे ऊपर गई, -20 गई, -21 गई, -22 गई, तो उसको तो देख कर काट देना है. ये जो चार्ज है हमारा पॉसिबल नहीं है. एक बार चेक भी कर देते हैं फॉर्मूले से आप लोगों के लिए.
देखिए यहाँ पर हमने चार्ज की वैल्यू रखी, देखना यहाँ पर n की वैल्यू ना पक्का फ्रैक्शन में आएगी। चार्ज की वैल्यू रखी, यहाँ पर लिखा n और e की वैल्यू को क्या लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से हम कूलम काट देंगे, यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालने जाऊँ देखो 1.6 से 1.6 भी कट जाएगा, n की वैल्यू निकल के आएगी 10 की पावर माइनस 20 अपॉन में क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस 19, ये कट के हमारा आंसर आएगा 1/10। तो देखो मैंने बोला ही था कि n की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी फ्रैक्शन में आएगी, क्योंकि देखो मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज जो हो सकता है वो किस ऑर्डर में होगा 10 की पावर माइनस 19 कूलम के ऑर्डर में होगा, और ये कितने में दे रखा है -20 कूलम के ऑर्डर में दे रखा है, तो ये वाला चार्ज हमारा पॉसिबल नहीं होगा। ऐसी बाकी क्वेश्चन भी ट्राई करिए जल्दी से। आई होप कर लिया होगा आपने क्वेश्चन। मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ सारा, जैसे मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू रखूंगा 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 रखूंगा, यहाँ पर अगेन यहाँ पर n रखूंगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखूंगा विच इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं तो देखना यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं n की वैल्यू निकालो, यहाँ से करके आ सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 और नीचे क्या रखेंगे हम 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 रख देंगे। तो देखो यहाँ से ये कटेगा, इसको हम काट सकते हैं, लेट से किससे काट दे 2 से ही काट दो, 2 8 जा और ये चले जाएगा 18 पे, फिर ये 2 पे काट दो, ये 4 पर और ये 9 पर, इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 से ही काट देते सर सीधा, क्या बकवास चीज़ कर रहे हो। तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 9/4 और 10 की पावर माइनस 8 है, इसको ऊपर लेके जाऊंगा 10 की पावर प्लस में 19 आ जाएगा, तो जब मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पर मेरा बन जाएगा 10 के पावर प्लस का 11। तो देखिए यहाँ पर अगर जो भी पॉइंट में आंसर आएगा मेरा, मैंने पता है 2 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर आ जाएगा, अगर मैं 10 की पावर 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो एक नंबर में तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो चार्ज होगा हमारा, मतलब n की वैल्यू जो भी आएगी फ्रैक्शन में तो आने नहीं वाली, एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में आएगी, तो हमारा ये वाला चार्ज क्या हो जाएगा पॉसिबल हो जाएगा। ऐसे करके आप ये दोनों चार्ज भी चेक कर सकते हैं इजीली, ये दोनों हैं आपके होमवर्क। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं ऐसे आपको और क्वेश्चन दूंगा जिनको आपको चेक करना है और एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है बॉडी पर और कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। देखो ट्रिक कहां पर काम आती है, ट्रिक काम आएगी आपकी एमसीक्यू में। ये चीज तो हुई, अगर क्वेश्चन आगे आपको करके दिखाना पड़ेगा कि इतना बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाओ, तब आपकी ये सारी चीजें काम आ जाएंगी। बट अगर एमसीक्यू सॉल्व करना हुआ तो मेरी ट्रिक काम आएगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताता हूं कि क्या ट्रिक है, आप इसको नोट करिए जल्दी से। डन, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, सेम ही क्वेश्चन है, मैं आपको ऐसे और क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सकें, और उसके नीचे मैं आपको वो ट्रिक बता दूंगा जिस ट्रिक की मैं अभी बात कर रहा था। तो यहाँ पर देखना, पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक क्या है हमारी। पहला वाला लिखना है यहाँ पर ए है हमारा 4.37 इंटू 10 की पावर माइनस 14 कूलम। बी वाला लिखना है यहाँ पर, बी वाला आप लिख सकते हैं 1.6 ई लिख सकते हैं। सी वाला आप लिखना, अगर सी के बारे में लिखूं तो सी को आप क्या लिखेंगे सी को लिखिए 7.9 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। डी लिखिए 0.1 कूलम। कुछ रिपीट भी होंगे, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिएगा, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। सॉरी 8.953, आगे पावर भी लगा सकते हैं इसके, या फिर रहने दीजिए, इतना ही लिखिए कूलम, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा एफ आप लिखिए 0.93 कूलम। मैं इतने सारे क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इन्हीं का एग्जांपल लेके मैं आपको वो ट्रिक सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे देखकर ही बता सकते हैं कौन सा चार्ज पॉसिबल है और कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। जी को आप लिखेंगे 1/100 कूलम। एच को आप लिखिए 1/50 ई।
आई को आप लिख सकते हैं, आई को देखना 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 21, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 21 कूलम। जे देखिएगा, जे आप लिखिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 15 कूलम। के देखिए, के को आप लिखना 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 17 कूलम। एल देखिए आप 7.8 इंटू 10 के पावर माइनस 18। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो आप सबने ये सारे क्वेश्चन लिखने हैं कॉपी में और खुद ही सॉल्व करने हैं। मैं यहाँ पर वो ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है और कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो देखो, एक ट्रिक तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि अगर 10 की पावर माइनस 19 से अगर आपका चार्ज ऊपर गया, लेट से -20 गया, -21 गया, -21 गया, तो ऐसे में हमारा जो चार्ज है बॉडी पर वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल चार्ज किस ऑर्डर में होना चाहिए, 10 की पावर माइनस 19 के ऑर्डर में। तो आप पहले वो देखिए कि -19 से ज्यादा आपको कहीं दिख रहा है? हाँ, दिख गया ना, दिखा आपको, आई वाला दिख गया ना। आई में क्या लिखा है, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 21 के ऑर्डर में लिखा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो देखते ही काटो खटाक, ठीक है, ये तो चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिद्धू बनता जा रहा हूं अभी, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब देखो और चीज हम क्या देख सकते हैं, मैंने बोला अगर चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में लिखा है, तो जो इलेक्ट्रॉन के पीछे वाली चीज है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, या तो वो प्रॉपर नंबर हो या तो वो प्रॉपर नंबर ही हो। एक ही कंडीशन है, प्रॉपर नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए वैल्यू। तो आप ऐसे चार्ज ढूंढो इसमें से जिसमें वो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में लिखे हैं और उसके आगे वाली वैल्यू फ्रैक्शन में है। तो देखिए हमें पहले वाला मिल गया, 1.6 से मिल गया, ये वाला पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1.6 को अगर मैं लिख भी दूं यूं करके, देखो 1.6 को अगर मैं पॉइंट हटा के लिखूं तो क्या लिखूंगा, यहाँ पर 10 लिखूंगा। अगर मैं इसको डिवाइड कर भी दूं तो क्या वैल्यू निकल के आएगी मेरी, 8/5 वैल्यू निकल के आएगी। स्टिल ये वैल्यू किसमें है, फ्रैक्शन में है, तो ये चार्ज मेरा पॉसिबल नहीं है। और कहीं लिखा है कैसे, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ये वाली वैल्यू लिखी है, तो 1/50 पार्ट इलेक्ट्रॉन के हो ही नहीं सकते भाई, 2 ही पार्ट नहीं हो सकते, 50 पार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये H वाला भी चार्ज हमारा पॉसिबल नहीं है। तो आप देख पा रहे हो कितने तो आपने देखकर ही काट दिए, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो। सब चीजों को सॉल्व नहीं करना होता लाइफ में। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ट्रिक क्या बता रहा हूं मैं आपको। अगर 10 की पावर -14 लिखा है, क्या लिखा है, 10 की पावर -14 लिखा है। अगर 10 की पावर -14 से आप नीचे आओ, -13, -12, -11, -10 एंड सो ऑन, जितना भी नीचे आ जाओ, नीचे की कोई लिमिट नहीं है, बट 10 के पावर 14 से नीचे, 10 के पावर 13 एंड 10 के पावर 13 से नीचे की बात कर रहा हूँ, जो भी चार्ज होंगे आपके वो हमेशा पॉसिबल होंगे। जितने मैंने क्वेश्चन करे हैं उन सब में ये चीज देखी है मैंने, 10 के पावर -14 से जितने भी नीचे वाले चार्ज आ रहे हैं, यानी कि 10 के पावर -13 के ऑर्डर में जो आ रहे हैं, वो सारे पॉसिबल होंगे। तो आपको चेक कौन कौन से करने हैं। मैंने बोला 10 की पावर -19 से बड़ा आ गया तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, 10 की पावर -14 से नीचे आ गया तो हमेशा पॉसिबल है। तो यानी कि बीच के जो नंबर आ रहे हैं आपके, यानी कि 10 की पावर -14, 10 की पावर -15 एंड 10 की पावर -16, -17, -18 एंड -19 वाले जो होंगे ना, 14 वाला भी आप छोड़ सकते हो, आप 15 से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप इनको चेक करिए, बाकी को चेक नहीं करिए, बाकी को सिर्फ ट्रिक से करना है। और इसमें भी ना आप ट्रिक लगा सकते हैं। कैसे ट्रिक लगा सकते हैं, मान लीजिए -15 के ऑर्डर में है, या -16 के ऑर्डर में है, या -17 के ऑर्डर में आ रहा है, तो आप देखो, आपको बता रहा हूँ ट्रिक, और किसी को मत बताना। सिंपल सी बात है, अगर जो भी चीज लिखी है हमने 10 की पावर में -17 लिखा है लेट से, तो उसके आगे का जो नंबर है, अगर वो नंबर हमारा 16 के टेबल में आ रहा है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है, मोस्ट प्रोबेबली क्या आपको देख के टिक करना है कि वो चार्ज पॉसिबल हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, लेट से ये देखिए, के वाला एग्जांपल देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है 6.4 इंटू 10 की पावर -17, ये उसी रेंज में आगे जो मैंने बताई आपको, -15 से लेकर -19 वाली रेंज में। इसके आगे का जो नंबर है वो 16 के टेबल में आता है। अगर मैं 1.6 में से पॉइंट हटाऊं, इसमें से ही पॉइंट हटाऊं, तो 16 4 क्या होता है, 64 होता है। तो इजीली जो हमारी n की वैल्यू है ना, यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल में आ जाएगी। ये सॉल्व करके ही दिखाऊंगा अभी मैं, बट जो ट्रिक बता रहा हूँ उसका ध्यान रखना। तो अगर -15 से लेकर -19 के बीच में जो भी हमने पावर लिख रखी है हमने, उसका ऑर्डर बता रहा हूँ, अगर उसके आगे कोई नंबर है जो कि 16 के टेबल में आ रहा है,
तो वो चार्ज क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। तो हम देख के टिक करते हैं कौन कौन से चार्ज पॉसिबल होंगे। देखो -14 है, इसको चेक करना पड़ेगा। -0.1 कूलम है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 10⁻⁻1 कूलम लिख सकते हैं। और मैंने बताया आपको 10⁻14 से पीछे वाले जितने भी हो सब पॉसिबल है, यानी कि ये भी पॉसिबल हो जाएगा। -10 के ऑर्डर में ये भी पॉसिबल हो जाएगा। ये तो वैसे पॉसिबल हो जाएगा। 8.953 है, अगर मैं लिखूं 8953 × 10⁻³ लिख सकता हूं इसको ऐसे। तो ये वाला चार्ज भी आसानी से पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि 10⁻14 से कम है। ये वाला भी पॉसिबल हो जाएगा। ये तो और हो जाएगा, 10⁻² कूलम आ गया। ये वाला इसको चेक करना पड़ेगा, इन सबको चेक करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा कि लास्ट वाले को। देखो ये तो मैंने बता ही दिया पॉसिबल हो जाएगा, 16 के टेबल में आ रहा है नंबर। कि ये वाला नंबर पॉसिबल हो पाएगा हमारा। अगर मैं पॉइंट हटाऊं 1.6 में से और 4.8 में से, 16 3 48 होता है, तो ये भी 16 के टेबल में आ रहा है और -19 के ऑर्डर में है, तो इजीली ये भी हमारा आंसर दे देगा। 4.8 वाला भी आंसर हमें दे देगा। यानी कि देखो इतने सारे क्वेश्चन में से जो आपको बहुत ज्यादा भारी लग रखा था, हमें कितने चेक करने हैं, 1 2 एंड 3 ही चेक करने हैं। तो इन 3 को एक बार हम चेक करके देख लेते हैं कि ये वाला चार्ज हमारा पॉसिबल होगा या फिर नहीं होगा। ए वाला क्वेश्चन तो ना बहुत सारों ने कर ही लिया होगा। ए में क्या दे रखा है, 4.37 × 10⁻⁻14 दे रखा है। 4.37 × 10⁻⁻14 हमें दे रखा है। इसको किसके बराबर रखेंगे हम, n × e के बराबर रखेंगे। e का रख लेते हैं ना सीधा वैल्यू। क्या होती है की वैल्यू, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालने जाऊँ, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.37 × 10⁻⁻14, और हमारे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19। अगर -19 से ये काटो तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10⁵ आ जाएगी। और इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 437 × 10⁻², और नीचे कैसे लिख सकता हूँ, 16 × 10⁻−1। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 10⁻−1 बच जाएगा। 16 को डिवाइड कर लो आप 437 से, तो 16 3 पे तो जाएगा नहीं, 16 2 पे जाएगा। तो अगर मैं 437 को डिवाइड कर दूं 16 से, तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 2 32 आ जाएगा। 32 अगर मैं डिवाइड करूँ यहाँ पर, आप इजीली कर सकते हैं, 437 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 2 32, कितना बच जाएगा यहाँ पर, 11 बच जाएगा मेरा। ठीक है, देन हम एक नंबर उतार लेंगे यहाँ पर, लेट्स से 17 उतार लिया, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं इजीली इसको सॉल्व। तो मेरी जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो 2 के टर्म में कहीं ना कहीं निकल कर आएगी। तो आप ये कैलकुलेशन तो अपने आप कर सकते हैं। जैसे 117 आ गया तो हम इजीली कर लेंगे। यहाँ पर 16 को किससे मल्टीप्लाई करें, 16 को कर लो आप 7 से, 7 6 42, 4 आ गया, 7 1 7 एंड 4 प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 112 आ गया, तो 16 7 तो अब इसको रखूँ मैं 112, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, फिर पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 उतारेंगे। देन हम क्या करेंगे, 16 3 48, तो हमारी वैल्यू 27.3 है। तो ये 16 3 फिर 48, देन आप इसको सॉल्व करते रहेंगे, वो आ जाएगा आपका पॉइंट में आंसर। तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 27.3 × 10⁻⁻1। कैलकुलेटिव वाले पार्ट में अगर कुछ दिक्कत हो तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसमें तो मेरे को पता है कि कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, 12th के स्टूडेंट है। ठीक है, आपको ट्रिक आई थिंक समझ आ चुकी होगी। जो भी ट्रिक है वो आपको आज याद रहेगी, बट आप कल भूल जाओगे। तो इससे बेहतर है आप अपने कॉपी के जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, राइट कॉर्नर, अपना राइट कॉर्नर में आप क्या करो, वो चीज लिख लो अभी, ताकि आपको बाद में जब आप एमसीक्यू वगैरह लगाओ उसके, तो आप वो अच्छे से कर सको। ठीक है, ये नोट करो जल्दी से सारे क्वेश्चन जिसने करने हैं। डन। आप कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं और ज्यादा। देखिए यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन ये हो गया होगा, सबका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी वीडियो पॉज करके, पीछे मैं हटा ही हुआ था पीछे व्हाइट बोर्ड से। तो अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे जो कि ना मोस्ट प्रोबेबली आपको दिख सकता है आपके क्लास 12 के फर्स्ट एग्जाम में। तो उस क्वेश्चन को आप अच्छे से बनाना बैठ के, सबका आंसर सही आना चाहिए। उसमें कैलकुलेशन है थोड़ी, बट आपका आंसर आ जाएगा। लिखना है यहाँ पर, if the body पीछे से ही लिख ले एक बार, 1 मिनट मिटा दो भैया। ये देखो यहाँ पर देखना आप क्वेश्चन, if a body is losing 1
10 की पावर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 10 की पावर 4 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। अगर कोई बॉडी लूज कर रही है 10 की पावर 4 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, देन फाइंड चार्ज, देन फाइंड चार्ज ऑन द बॉडी, देन फाइंड चार्ज ऑन द बॉडी आफ्टर 4 डेज। 4 दिन के बाद बताओ कि उस बॉडी पर कितना चार्ज बचेगा। 10 की पावर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो पहली बात तो चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लो, देन मेरे को चार्ज फाइंड करके बताओ। जल्दी से करो, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। इतने में पानी पी लूं, पानी है जरूरी। जल्दी करो आप ये क्वेश्चन। हो गया ये क्वेश्चन, हो गया होगा यार, आई थिंक तो इजी क्वेश्चन है। मैं तो बेकार में हाइप बना रहा था इसकी कि मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है। डराना पड़ता है बच्चों को ताकि इजी क्वेश्चन में थोड़ा पैनिक करो। ये तो रहता है एग्जाम में, रहता है कि इजी क्वेश्चन में ज़्यादा पैनिक रहता है और डिफिकल्ट क्वेश्चन में क्या रहता है, कम पैनिक रहता है। ठीक है, हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। देखते हैं एक बार कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर पर सेकंड लूज कर रहे हैं, 10 की पावर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं पर सेकंड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या क्या चीज़ें हमें हमें गिवन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, कितने लूज कर रही है बॉडी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड लूज बाय बॉडी, कितने कर रही है भाई पर सेकंड, 10 की पावर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग बाय बॉडी पर सेकंड विल बी इक्वल्स टू 10 की पावर 4, dn बाई dt इक्वल्स टू 10 की पावर 4। पर मेरे को क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहाँ पर मेरे को dn का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, dn विल बी इक्वल्स टू 10 की पावर 4 टाइम्स ऑफ dt। मुझे पता तुम्हारे मुंह पे 12 बज गए होंगे जैसे मैंने इंटीग्रेशन का नाम लिया। कुछ नहीं है इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज है। इंटीग्रेशन मतलब ओवरऑल वैल्यू निकालना उसकी। ये तो मैंने छोटे से देखा, छोटे से पार्ट में, यानी कि छोटे से सेकंड में कितने निकल रहे हैं, 1 सेकंड में कितने निकल रहा है 10 की पावर 4, और मेरे को कितने में निकालना है 4 दिन में। तो 4 दिन में कितने सेकंड होते हैं ये पहले हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 4 दिन में कितने सेकंड होते हैं आप पहले 1 दिन का निकाल लो। अगर मैं यहाँ पर 1 दिन का आपको निकाल के दिखाऊं, 1 दिन का ब्रेकआउट करूं, 1 दिन में मेरे को इतना बताओ कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 1 दिन में हमारे 24 घंटे हैं। हर घंटे में कितने मिनट होते हैं, सबको पता है कि भाई हर घंटे में कितने मिनट होते हैं, हमारे 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 60 मिनट्स। क्या लिख देंगे, 60 मिनट लिख देंगे। ठीक है, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो अगर मेरे को 1 दिन में टोटल सेकंड निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 दिन के सेकंड कितने हो गए, 24 इंटू 60 इंटू 60। ये हो गया हमारा 1 दिन का ब्रेकआउट। अगर 4 दिन का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं किस तरीके से, यानी कि हम यहाँ पर टाइम का भी इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। टाइम कब से कब तक, जब टाइम 0 सेकंड था, और जब टाइम कितना हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा। 4 डेज को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे अभी। और यहाँ पर जब टाइम 0 था तो हमारे इलेक्ट्रॉन कितने थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 थे। जब टाइम हमारा 4 दिन हो जाएगा तो हमारे कुछ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो dn का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा हमारा n। क्या हो जाएगा, dn का इंटीग्रेशन मेरा n हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकालूं तो देखो 10 की पावर 4 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4 दिन जितने टाइम तक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n की वैल्यू, n इक्वल्स टू में 10 की पावर 4, और 4 दिन का टोटल टाइम कितना निकल के आएगा, मैंने बोला था 1 दिन का मैंने निकाल लिया, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 60 इंटू 60 को। ये चीज आप कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से हमें क्या मिल गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया। क्या मिल गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया।
और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो चार्ज निकालना तो बच्चों का खेल है, इतने क्वेश्चन करे ना अभी, तो चार्ज निकालना बहुत आसान है। देखो यहाँ पर चार्ज भी निकाल के दिखा देते हैं। अगर हमें यहाँ पर चार्ज निकालना है तो Q बराबर क्या लग जाएगा, N इंटू ई लग जाएगा। हमारा चार्ज हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कितने दे रखे हैं, ये वैल्यू हमें दे रखी है 10 की 4 इंटू 10 की पावर 4, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24, ये डब्बा हटाओ, 24 इंटू 60 इंटू 60 से ये हो गया मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को मल्टीप्लाई कर दो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये क्या आ जाएगा, आपका टोटल चार्ज निकल कर आ जाएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप पर छोड़ता हूँ, जाओ, आसान कर दिया मैंने तुम्हारे लिए क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है आपके पहले पेपर में, तो ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, ये आपको दिख सकता है आपकी क्लास 12 के फर्स्ट वाले जो भी यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें दिख सकता है और पेपर में भी दिख सकता है आपको। ये नोट करो जल्दी क्वेश्चन। हो गया वाला, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबने कर लिया होगा नोट, जिसने नहीं करा वो एक बार स्क्रीनशॉट करके उसको नोट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखना, ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया। अब हम करते हैं एक नए टाइप का क्वेश्चन। हाँ, यहां पर हम देखेंगे, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन है आपका व्हाट इज चार्ज, है ये क्या क्वेश्चन है, अरे रुक जाओ लिखने दो पूरा। व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज नेट चार्ज कर लो, व्हाट इज नेट चार्ज ऑफ 90 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई साहब 90 kg इलेक्ट्रॉन, 90 kg इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा बबुआ, ये बताइए जरा मैं फाइंड करके। व्हाट इज नेट चार्ज ऑन 90 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इजीली आप फाइंड कर सकते हैं कि 90 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आएगा इजीली। सर क्या दे दिया ये, अभी तक तो चार्ज की बात कर रहे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, यहाँ से कैसे निकाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तुम्हें मास भी तो नहीं पता है इलेक्ट्रॉन का। देखो जो मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आप भी साइड में लिख लेना अपनी कॉपी में इसी क्वेश्चन के साथ साथ। जो मास होता है हमारे 1 इलेक्ट्रॉन का, हम केजी में लिखेंगे उसकी वैल्यू, ऐसे पढ़ रखा होगा क्लास 11 में, एक काम छोड़िए याद नहीं है तुम्हें। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन निकल के आता है हमारा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। कितना आ जाएगा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ये चीजें आपने याद रखनी है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो ना भाई। आपको पता है कि 90 kg इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 90 kg इलेक्ट्रॉन में कुछ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो आपको 90 kg वेट पता है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है आपको, तो आप वहां से n की वैल्यू निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे 90 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। देखिए यहाँ पर आपको टोटल वेट पता है, आपको पता है कि 90 kg इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास हैं। मैंने बोला 90 kg इलेक्ट्रॉन में कुछ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा टोटल मास निकल के आ जाएगा। तो वही चीज मैं कर रहा हूं, n को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन के मास से, जो कि होता है हमारा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, है ना। तो यहाँ से आप n की वैल्यू फाइंड कर लो। अगर यहाँ से मैं n की वैल्यू फाइंड करने जाऊं तो कितनी आ जाएगी, 90 अपॉन में 9.1, और यहाँ पे लिख लेते हैं 10 की पावर 31 kg, माइनस 31 को ऊपर भेज दिया। ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हो, केजी हटाई दो ना यहाँ से, केजी से केजी काट दो। ये चीजें आप सॉल्व करके क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद चार्ज क्या है बच्चों का खेल। तो यहाँ से देखो, अगर मेरे को चार्ज की वैल्यू निकालनी हुई तो चार्ज बराबर n इंटू ई, एन की वैल्यू कितनी आई हमारी 90 अपॉन में 91 इंटू 10 की पावर 31, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो एक कैलकुलेटिव वाला पार्ट, जो भी मैं कैलकुलेटिव वाला पार्ट छोड़ता हूँ ना, आप क्या करिए उसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, वहां पर और बच्चे भी डालेंगे तो वहां से आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो इतना कॉर्पोरेट आप लोग करिए, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करिए और कमेंट सेक्शन में नीचे डाल दीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ गया होगा सबको समझ। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है। डन, स्क्रीनशॉट ले लो बाकी।
अच्छा, हमने ना डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के बारे में पढ़ रखा है क्लास 11th में, केमिस्ट्री में पढ़ा था, मानता हूँ, बट पढ़ा तो हुआ है हमने। जैसे हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पहले सुन रखा है, ऐसे ही आपने एक पार्टिकल का नाम सुना होगा, अल्फा पार्टिकल। क्या सुना होगा आपने? अल्फा पार्टिकल। हमें अल्फा पार्टिकल का चार्ज ना पता होना चाहिए कितना चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इस चैप्टर में बहुत जगह यूज होगा आगे जाकर, तो हमें उसका चार्ज निकालना आना चाहिए। तो आप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन तो क्या ही है बट सिंपल सी चीज है, आप क्या निकालिए? चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है। देखो अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, अल्फा पार्टिकल किन चीजों से मिलके बनता है, अगर मैंने आपको ये बता दिया तो आप भी आसानी से उसका चार्ज निकाल सकते हैं। देखो अभी बता रहा हूं मैं चैप्टर के स्टार्ट में, अल्फा पार्टिकल किससे मिलके बना होता है, आपको आगे ध्यान रखना है। ये जो अल्फा पार्टिकल है ये मिलके बना होता है हमारा दो प्रोटॉन से और दो न्यूट्रॉन से, दो प्रोटॉन से और दो न्यूट्रॉन से। तो मेरे को पहले ये बता दो कि इस पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से आता है, पॉजिटिव प्रोटॉन से आता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इसके अंदर दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं जो नेगेटिव चार्ज लेकर आएगा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज लेकर आएगा। और एक प्रोटॉन का चार्ज जो होता है, चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, लिखना है यहाँ पर, चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन जो होता है वो होता है प्लस ई। अगर सिमिलरली अगर मैं बात करूं चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है? माइनस ई। कितना होता है? माइनस ई होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है हमारा? न्यूट्रल होता है। ये चीजें तो पता है ना भाई, इससे ज्यादा नहीं गिर सकते हम लोग। ये है मैक्सिमम बेसिक हमारा फ्लोर है ये हमारा, इसके नीचे तो जमीन में चले जाएंगे फिर हम। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई कि चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन कितना आ गया? प्लस ई, एंड चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? माइनस ई। तो अगर मैं चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछूं आपसे, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन का चार्ज कितना आ जाएगा? एक प्रोटॉन का ई, दो प्रोटॉन का 2e आ जाएगा। तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल आपका कितना निकल के आ रहा है यहाँ पर? 2e आ रहा है। तो निकाल लेते हैं ना वैल्यू, हमें तो पता है 2e की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। 2 को 2 रखो, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये किसका चार्ज होता है? हमारे अल्फा पार्टिकल का। और चार्ज कैसा आएगा आपका? पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा चार्ज? पॉजिटिव आएगा। जैसे एक पार्टिकल मैंने बताया आपको अल्फा पार्टिकल, ऐसे ही एक और पार्टिकल आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, वो है हमारा ड्यूट्रॉन। कौन सा पार्टिकल है हमारा? ड्यूट्रॉन है। तो उसका भी चार्ज निकाल लेते हैं। ये हमारा लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, और ये सेकंड क्वेश्चन हमारा। निकालिए आप चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन। आप कहेंगे सर बता दो ना, क्या इसका ब्रेकडाउन बता दो, ड्यूट्रॉन बनता किससे है, तो हम चार्ज निकाल लेंगे आसानी से। कोई बात नहीं, अभी पहली क्लास पहली बार पढ़ रहे हो ड्यूट्रॉन वगैरह कुछ बच्चे, तो मैं बता देता हूँ। चलो, ड्यूट्रॉन क्या होता है हमारा? ड्यूट्रॉन मिलके बना होता है, जैसे हमारा अल्फा पार्टिकल किससे मिलके बना था? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से बना था। ड्यूट्रॉन हमारा बना होता है एक प्रोटॉन से और एक न्यूट्रॉन से। अगर मैं इसको प्रोटॉन से कंपेयर कराऊं ना, तो इसका चार्ज ना सेम एज प्रोटॉन होता है, बट मास क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। मास क्या हो जाता है इसका? डबल हो जाता है। देख ही रहे ना, इसका m मास, इसका m मास, तो मास 2m हो गया, बट चार्ज इसका तो होगा नहीं न्यूट्रॉन का। किसका होगा चार्ज? प्रोटॉन का होगा। तो प्रोटॉन का हमारा एक चार्ज आ जाता है e। तो अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज कितना होता है इस पे? e के बराबर होता है, और e की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो आप इजीली ये सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं, और ये जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है तो जल्दी से नोट करिए। डन? ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, और आप इजीली आप कर लेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लिए आज प्रैक्टिस, तो आप इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखें यहां पर मैंने बोला कि चार्ज ऑन अ बॉडी, क्या बोला मैंने? चार्ज ऑन अ बॉडी इज 1 पिको कूलम। 1 पिको कूलम, पिको का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 12। इतना पता होना चाहिए था तुम्हें एज अ 12th का स्टूडेंट। चार्ज ऑन अ बॉडी इज 1 पिको कूलम, देन फाइंड
फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या देन फाइंड एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हो। देन फाइंड एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लिखा है भाई, कभी कुछ और समझ लो। देन फाइंड एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन टू द बॉडी, -1 पिको कूलम कर लो। फाइंड एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन टू द बॉडी, माइनस इसलिए करा क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, गिवन टू द बॉडी। ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। और आप ये भी फाइंड करो, ऑल्सो फाइंड एक्स्ट्रा मास गिवन टू द बॉडी, ऑल्सो फाइंड एक्स्ट्रा मास गिवन टू द बॉडी, ऑल्सो फाइंड एक्स्ट्रा मास गिवन टू द बॉडी। कितना मास आएगा बॉडी पर एक्स्ट्रा, आप जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए मेरे को। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। पीको का मतलब मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो पीको होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -12। पीको का मतलब होता है 10 की पावर -12। जल्दी से सॉल्व करिए ये क्वेश्चन। जल्दी करो भाई। ला 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 ला, जल्दी करो। मजा आ रहा भाई क्लास में, एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो टाइम है यार तुम्हें 12 स्टार्ट होने में, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम पहले पढ़ के रख लेंगे ना थोड़ा, तो क्लास में ना दबदबा बना रहेगा। ये देख ऐसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बताइए जरा कौन सा चार्ज पॉसिबल है कौन सा नहीं है। क्लास में पूछोगे ना आधे बता ही नहीं पाएंगे, ये हो जाएंगे भाई ये कैसे करे ये वाला क्वेश्चन। वो बंदर का मीम देखा ना तुमने, यू बैठा रहता है वो यू करके, वैसे हो जाएंगे सारे। इतने सिंपल से क्वेश्चन पे आपको लग रहा है कि बहुत आसान है क्वेश्चन, क्योंकि आपने कर लिया अभी आसानी से। अगर आप अपनी क्लास में पूछ लो ना किसी से कि बता भाई ये वाला चार्ज पॉसिबल है, ये वाला चार्ज पॉसिबल है, नहीं बता पाएगा शुरू में। बाद में आप सिखाओगे तो फिर क्या ही बात है ना, पूरी क्लास को सिखा देना बाद में। ठीक है, ये चीज़ें हो गई होंगी, ये क्वेश्चन हो गया होगा आपसे। एक बार मैं कर देता हूँ यहाँ पर ताकि आप मैच कर सको अपना आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें आपको चार्ज दे रखा है, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो हमारा लगाओ ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला, Q बराबर N इंटू E वाला फॉर्मूला। चार्ज कितना दे रखा है, -1 पिको कूलम। तो देखो -1 और पिको को क्या लिखेंगे, 10 की पावर -12 कूलम लिख देंगे। अब इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पहले से एक नेगेटिव लगा लेंगे, -n, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज का नेगेटिव लगाया मैंने, ये 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम काट दीजिए, माइनस से माइनस काट दीजिए, तो n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी, 10 की पावर -12, नीचे आ जाएगा 1.6 × 10 की पावर -19। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ऊपर क्या बचेगा, 10 की पावर 7 बच जाएगा। ठीक है, तो यू कैन ईजिली सॉल्व। आप इसको कैसे लिख दीजिए, आप यहाँ पर ना 1 0 इसका निकाल लो, 1 0 इसको निकाल लो, तो आप लिखो 100/16। 1 0 इसका निकाला तो ये बचेगा 10 की पावर 6, और 100/16 हमने शुरू में ही करा था, है ना, जो कोरोना डिस्चार्ज वाला क्वेश्चन करा था ना हमने, 1 कूलम चार्ज का निकाले थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें करा था। तो 16 को जब 100 से काटते तो कितना निकल के आता है, 6.25 निकल के आता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे 6.25 × 10 की पावर 6 आ गए। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गए तो आप मास भी निकाल सकते हो भाई। एक इलेक्ट्रॉन का मास याद है नहीं है, 9.1 × 10 की पावर -31 kg। तो अगर यहाँ पर मैं टोटल मास निकालने जाऊं, टोटल एक्स्ट्रा मास गिवन टू द बॉडी, टोटल, छी छोटा छोटा लिख रहे हो सर, तुम्हें बड़ा पसंद है फॉन्ट। टोटल एक्स्ट्रा मास गिवन, टोटल एक्स्ट्रा मास गिवन टू द बॉडी। तो देखो कैसे निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है हमारा, 9.1 × 10 की पावर -31 kg। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे ये रहे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दो एक इलेक्ट्रॉन के मास से, 9.1 × 10 की पावर -31 kg। ठीक है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इसको, कैलकुलेटिव वाला पार्ट है वो आप आसानी से कर सकते हैं।
तो आज के लिए ये जो वीडियो है हम इतनी ही रखते हैं, क्योंकि आज हमने क्या सीखा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में सीखा है। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट वीडियो लाते रहेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी, यानी कि लेक्चर नंबर 3 जो होने वाला है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। देखो मैंने वादा करा था, मेरे को पता है, मैंने बोला था कि इस वाली वीडियो हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पर कूलम्ब लॉ के बारे में पढ़ेंगे। बट देखिए अभी शुरू में ना हम धीमे थोड़ा चल सकते हैं, हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। चैप्टर के साथ हमें क्या बनाना है, अपना फ्लो बनाना है। तो हम जितना ज्यादा डिटेल में पढ़ें एक एक टॉपिक को, जितना ज्यादा टाइम दे उतना बेटर है। आपने आज बहुत अच्छे से सीख लिया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर आप एनसीईआरटी खोलकर देख रहे हो तो उसमें भी पहला यही टॉपिक दे रखा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने एक वीडियो सेपरेटली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बनाई है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसमें हम 3 मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ने वाले हैं कंडक्शन, दूसरा हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में, और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं इंडक्शन के बारे में। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हम देखेंगे चार्जिंग के किसी भी बॉडी को, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना कूलम्ब लॉ। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम कूलम्ब लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। आप इस वाले लेक्चर को देखकर अच्छे से नोट्स बना लेना। आज की वीडियो के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एक नोट्स में आपको होमवर्क मिलने वाला है, जो कि बेस होगा हमारे होमवर्क। तो क्या है, मतलब बेसिकली उसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे जैसे मैंने आपको क्वेश्चन आप क्लास में भी करवाए। तो आप एक बार उन क्वेश्चंस को बना लेना आज हाथ के हाथ ही, और हो सके तो उसके एक सेपरेट नोटबुक बना लेना, ताकि आप वो सारा होमवर्क एक नोटबुक में लिख सकें। ठीक है, चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। बाय।